हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे ये √3 या √5 या √7 या √11 ये जो नंबर्स हैं इनको हम इरेशनल कैसे प्रूव करें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं रेशनल और इरेशनल के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर आपको पता है कि ये रेशनल और इरेशनल क्या क्या नंबर्स होते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर दें, आगे का आपको इनको प्रूविंग मैं आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको समझाता हूं। ये जो रेशनल नंबर्स हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे कौन से नंबर है जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2/3 है या -7/8 है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये नंबर है 2, ये 2 नंबर है। अब इसमें एक और कंडीशन होती है कि जैसे हम किसी भी नंबर को रेशनल नंबर तब कहेंगे जब वो P/Q की फॉर्म में हो और Q जो है वो 0 ना हो। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा 3/0, ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की कैटेगरी में कौन से आएंगे जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब जरा समझते हैं कि और कौन कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 हो गया, ये देखो 2 भी रेशनल नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 2/1। ऑब्वियसली भाई डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, ठीक है। ये नंबर जो है, अच्छा एक और बात सुनिए, जैसे 2.3 पे बार, ये नंबर भी रेशनल है, उसी की कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने 9th में समझा है कि इसको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अब बात करते हैं कि इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, है कि नहीं। अब हम समझते हैं इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि इरेशनल नंबर समझने के लिए सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में 0 होगा। जैसे 5/0 है या 2/0 है, किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो वो इरेशनल होगा। पहली बात समझ में आ गई। मैं आपको 3 तरह के नंबर बताऊंगा, उनकी पहचान कर लेना, वो इरेशनल होंगे, बाद बाकी के सारे रेशनल नंबर होंगे। और एक और मैं आपको बात बताऊं, आपका जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स, है कि नहीं। रियल नंबर्स रेशनल एंड इरेशनल के कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर्स कहते हैं। मतलब ये है कि रियल नंबर की कैटेगरी में रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। मैं आपको इरेशनल नंबर बता रहा था, रेशनल तो मैं आपको बता चुका। अब मैं आपको बता रहा हूं इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 0 हो वो इरेशनल होंगे। दूसरी बात, ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नंबर इरेशनल है। क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंडलेस है, लिमिटलेस। इसके बाद जो नंबर है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड नंबर है। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे अगर सपोज करिए ये भी हो 1.10, 100, 100, ठीक है, ये भी नंबर इरेशनल है। अब आप कहोगे सर इसमें तो रिपीट हो रहा है, 1010 आ रहा है। नहीं, क्योंकि देखिए ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। मतलब आप इसमें बार नहीं लगा सकते कहीं भी।
नहीं लग सकता बार। अगर जैसे कोई नंबर है 2.567 567 567, हाँ ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इसीलिए क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन अनलिमिटेड है। देखिए दूसरी बात, इसमें 2.567 यानी ये नंबर रिपीट हो रहा है, हम इस पे बार लगा सकते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो इरेशनल नंबर, ये तो रेशनल हो गया भाई, ये वाला तो रेशनल हो गया, ये वाला नंबर तो रेशनल है क्योंकि ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो मैंने आपको क्या बताया, इरेशनल नंबर्स वो होंगे जिनके डिनोमिनेटर में 0 हो, एक ये वाले नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, और कौन से होंगे, जो रूट में हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो। मतलब ये रूट में नंबर है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, अगर रेशनल नंबर की कैटेगरी में बात करें, जैसे अभी इसको हम रफ कर देते हैं, पहले हम यही समझ लेते हैं। जैसे रूट में 25 है, रूट में 25 है, ये रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि ये रूट में तो है बट परफेक्ट स्क्वायर है। इसका आंसर भाई 5 आएगा, और 5 को हम 5.1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये रेशनल नंबर है। बट अगर रूट में ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मान लीजिए रूट में 7, रूट में 6 भी ले सकते हैं, ये भी नंबर इरेशनल है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई, 6 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, है कि नहीं? तो ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये सारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। और जो रूट में जैसे 36 है या रूट में 4 है, भाई इसका आंसर 6 आएगा और इसका आंसर 2 आएगा। तो ये सारे नंबर जो होंगे वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। इरेशनल नंबर की कैटेगरी में 3 टाइप्स के नंबर, एक ये और एक इस टाइप के। अब आगे हम समझते हैं कि हम प्रूव कैसे करें। देखिए थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, ठीक है? स्किप मत करना वीडियो को। जैसे मैं √3 को लेके चलता हूं, ठीक है? हम √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करें? √3 के हिसाब से और भी सारे नंबर इरेशनल प्रूव हो जाएंगे। सबसे पहले हम √3 को लेके चलते हैं, ठीक है? अब एक बात सुनिए कि इसमें टॉपिक क्या है, इसमें कंसेप्ट क्या है कि हम √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये है कि हम √3 को अभी स्टार्टिंग में हम रेशनल मान के चलेंगे, मतलब इसको रेशनल मान के चलेंगे और हम आगे अपने स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है? बाद में क्या होगा कि अगर ये हमने क्वेश्चन को इरेशनल मान के सॉल्व किया और आगे कोई कंट्राडिक्शन आ गया, कंट्राडिक्शन का मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें LHS RHS एक दूसरे के इक्वल ना हो, यानी हमारे खुद के स्टेटमेंट गलत प्रूव हो जाए, तो वहां पे बात एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेगी, मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो उस कंडीशन में जो हमने सपोज किया था, यानी जो रेशनल नंबर हमने सपोज किया था वो गलत किया था। इसका मतलब अगर ये नंबर रेशनल नहीं होगा तो फिर ये इरेशनल होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने इसीलिए थोड़ा सा आपको डिटेल दिया है, ठीक है? अच्छा, इसको हम मानते हैं ये √3 है। लेट अस सपोज √3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है? हमने इसको रेशनल मान लिया। अगर ये रेशनल है तो अभी आपको मैंने बताया ना कि तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए आप इसको P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या A/B की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। भाई P/Q A/B बात एक ही है, कोई किसी भी फॉर्म में लिखना होता ना, मैं मतलब इसकी फॉर्म में लिखना होता, यानी Q यहां पर 0 नहीं होना चाहिए और यहां पर B 0 नहीं होना चाहिए। बात एक ही है, कोई इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। मैं A/B लेके चलता हूं यहां पर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, हम यहां पर A/B लेके चलेंगे, ठीक है? किसी भी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख लो या फिर आप A/B की फॉर्म में लिख लो। यहां पर क्या होगा, वेयर A and B are co-prime and B is not equal to 0, ये सिचुएशन हमें समझनी पड़ेगी। मतलब A और B यहां पर को-प्राइम होने चाहिए। अब ये को-प्राइम भी टॉपिक आ गया अभी बीच में, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको समझ में आता है
तो आप स्किप कर दो, ठीक है, आप आगे की वीडियो देख लो, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो। देखिए कोप्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे हमने लिखा 10/12। क्वेश्चन से अलग है ये टॉपिक, ये बीच में मैं समझा रहा हूं आपको। 10/12 एक नंबर है, ये फ्रैक्शन है। ऐसा है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है 10/12, मतलब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। हम 2 से अगर इसको करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी 5/6। अब ये फर्दर डिवाइड हो सकता है किसी एक नंबर से? नहीं हो सकता। इसका मतलब 5 और 6 यहां पर कोप्राइम है। ये जो नंबर्स हैं वो कोप्राइम। अब आप समझ में आ गई नहीं आ गई बात? अब आप कहोगे सर 6 तो प्राइम है ही नहीं। यहां पर सिंगल नंबर को नहीं देखते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, मतलब वो केवल 1 से दोनों डिवाइड हो सके, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो, उनको हम उन पेयर को हम कोप्राइम बोलेंगे। जैसे 9 और 10 भी कोप्राइम है, बेशक ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, बट ये कोप्राइम है। क्यों है कोप्राइम भाई? क्योंकि ये दोनों किसी 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, ना 9 ना 10। भाई अगर मान लीजिए 3 से ये होगा तो 3 से ये नहीं हो रहा, 2 से ये होगा तो 2 से ये नहीं हो रहा, 5 से ये हो रहा है तो 9 नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए कोप्राइम है। अब इससे क्या बात प्रूव होती है? यानी ए और बी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर ये यहां पर कोप्राइम है, अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए 10/15 है, तो हम इसको सॉल्व करके पूरा का पूरा लिखते हैं, मतलब 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 2/3। हम किसी भी नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी ए और बी किसी सेम नंबर से डिवाइड अब नहीं होंगे। ध्यान रखना, ये दोनों कोप्राइम है, ध्यान रखना, अच्छे से समझ गए? ठीक है, अब आगे बताता हूं। समझ गए? थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। मेरा नाम है राजीव शर्मा, वीडियो में मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है, और आप अपना चैनल ये देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आगे समझते हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायर करेंगे भाई, √3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 3। इधर आएगा a² / b², ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ओके। हम क्या करते हैं? 3b² = a²। भाई हमने इसको इधर पहुंचा दिया, ठीक है, इधर से डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ गया। यहां पर आपको एक छोटी सी बात समझनी है। यहां पे आपको 2 बातें बताऊंगा। पहली बात, यहां पे मैं थोड़ा सा छोड़ के आपको मैं बताता हूं। अगर मैंने लिखा 2 × 3 = 6, एक अलग टॉपिक में बता रहा हूं, थोड़ा सा समझिए। 2 × 3 = 6 मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 दोनों ही 6 के फैक्टर हैं। मतलब अगर हम 2 से 6 को डिवाइड करें तो हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करें तब भी हो जाएगा। अगर मैंने कोई और नंबर लिखा 4 × 5 = 20, तो मतलब इसका क्या होगा? 4 से भी 20 डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, भाई हो ही जाएगा। 4 से 5 20 भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं। अच्छा एक बात सुनिए, मैंने लिख दिया a × b = c, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? c जो है a से डिवाइड हो जाएगा और c जो है b से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब a और b दोनों फैक्टर हैं c के। ध्यान रहेगी नहीं रहेगी बात? इस कंडीशन में क्या है? 3 × b² = a² है। इसका मतलब क्या है? 3 से भी a² डिवाइड हो जाएगा और b² से भी a² डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट a² के इक्वल आ रहा है। बात समझ में आई ना? जैसे यहां पर इन दोनों का मल्टीपल इसके इक्वल है, यहां पर भी इन दोनों का मल्टीपल इसके इक्वल है, ठीक है। ओके, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात आपकी बुक से थ्योरम है एक, थोड़ा सा समझिएगा क्या है। अगर कोई एक प्राइम नंबर है, जैसे सपोज करिए 3 एक प्राइम नंबर है, या और कोई भी प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 जो है a² को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है a को भी डिवाइड करेगा। क्या समझे? समझ नहीं आया ना? दोबारा समझाता हूं। जैसे सपोज करो 3 एक प्राइम नंबर है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, 3 एक प्राइम नंबर है, ओके। अब ऐसा कोई नंबर सोचो जो स्क्वायर नंबर हो किसी का। स्क्वायर नंबर भाई कौन सा हो सकता है? मान लीजिए सर 36 है, भाई 6 का स्क्वायर है कि नहीं? है भाई, ये जो स्क्वायर है ये 6 का स्क्वायर है कि नहीं? अगर 3 जो है 6 के स्क्वायर को यानी 36 को डिवाइड कर रहा है,
भाई इसको डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, कितनी बार जाएगा ये, अगर हम 3 से डिवाइड करें 12 टाइम जाएगा। ओके, यानी हमने क्या देखा कि 3 जो है डिवाइड कर रहा है, डिवाइड 6 के स्क्वायर को। ओके, 3 जो है 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है डिवाइड करेगा पक्का किसको, 6 को। ये थ्योरम है। इफ देन, कुछ बात समझ में आई नहीं आई? कोई भी नंबर ले लो, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, हर बार आंसर सही आएगा। कैसे, एक और एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले तो ये समझो कि अगर कोई भी एक प्राइम नंबर है, वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, ये 6 के स्क्वायर को यानी 36 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है 6 को भी करेगा। ये थ्योरम है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को अच्छे से। मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं। बच्चे इसको छोड़ देते हैं या फिर समझ में नहीं आता तो कंफ्यूजन में रहते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको इसीलिए बताया है। एक और कोई एग्जांपल लेते हैं। चलो कोई भी एग्जांपल आप भी सोचना, और अगर कोई अभी भी डाउट है पूरे क्वेश्चन में, या कोई मैंने बात जल्दबाजी में नहीं बताई है, या कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी, कितना समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। वीडियो में बताना, कमेंट में बताना, वीडियो के बारे में बताना, जरा समझिए। अब जैसे 5 एक कोई प्राइम नंबर हो गया। ओके, 5 प्राइम नंबर है। कोई ऐसा स्क्वायर नंबर सोचो जो 5 मतलब 5 से डिवाइड हो रहा हो। जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर है 100। अगर 5 10 के स्क्वायर को यानी 100 को डिवाइड कर रहा है, 5 जो है 10 को भी करेगा। समझ में बात नहीं आई? ओके, अच्छा एक और कोई नंबर सोच लो भाई, प्राइम नंबर 7 ले लो। 7 अगर 49 को डिवाइड कर रहा है तो वो 7 को भी करेगा। मतलब दोनों क्वेश्चंस को जरा एक बार मैं दोबारा बताता हूं, जरा समझो। अगर 5 जो है 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है 10 को भी डिवाइड करेगा। ऐसे ही 7 अगर 7 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 7 को भी करेगा। कोई भी और भी नंबर देख लो, कोई भी स्क्वायर नंबर जो 7 डिवाइड कर रहा हो तो उस नंबर को भी 7 डिवाइड करेगा। ये है टॉपिक, समझे? चलो आगे समझते हैं। ये 2 मैंने बात आपको बता दी हैं। ओके, अच्छा अब एक बात जरा सुनो, यहां पे टॉपिक क्या आया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 3 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 एंड बी स्क्वायर दोनों ए स्क्वायर के फैक्टर हुए। इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। सही है भाई, 3 और बी स्क्वायर ए स्क्वायर के अगर फैक्टर हैं तो 3 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा जी, क्योंकि ये दोनों मल्टीपल, अभी बताया ना 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो 2 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से इन दोनों का प्रोडक्ट अगर ए स्क्वायर के इक्वल है तो 3 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। सो 3 डिवाइड्स ए ऑल्सो। अभी जो बात बताई नहीं बताई, 3 अगर ए स्क्वायर को कर रहा है तो 3 ए को भी डिवाइड कर। यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें एक और थोड़ी सी बात समझ लो। अगर मैंने लिखा 3 डिवाइड्स 6, अगर मैंने लिखा 3 डिवाइड 6, ओके, अगर मुझे 3 को 6 के इक्वल लिखना है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 लिख सकते हैं भाई, है कि नहीं? अगर मैंने लिखा 4 डिवाइड्स 20 तो मैं 4 इक्वल टू 20 नहीं लिख सकता। मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, यानी किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करके 20 के इक्वल आएगा। अगर 4 जो है 20 को डिवाइड कर रहा है, ऐसे यहां पर 3 डिवाइड कर रहा है ए को, तो हम क्या लिखेंगे, 3c इक्वल टू ए। यहां पे लिख दो फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, मतलब c कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसके इक्वल आएगा। सेम इसी तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है भाई, कोई बात नहीं, समझिएगा अच्छे से। समझाने की वजह से थोड़ा वीडियो लंबी कर रहा हूं। और प्लीज वीडियो अगर समझ में आए, एक्सप्लेनेशन ठीक से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, अच्छा समझते हैं। अच्छा अगेन हम स्क्वायर करते हैं इसमें। ठीक है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। दोबारा स्क्वायर करेंगे, क्या आ गया भाई, 3
9c² इक्वल टू a²। यहां तक कोई डाउट किसी को? बिल्कुल भी डाउट नहीं। चलिए अब मैं यहां समझा देता हूं। 9c² इक्वल टू, यार a² की वैल्यू क्या है भाई? 3b²। क्या आ गया? 9c² इक्वल टू a² की वैल्यू लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे भाई? 3b²। कोई डाउट? 3 से डिवाइड आ गया, कितना आ गया? 3c² इक्वल टू b²। कोई डाउट किसी को? बिल्कुल भी डाउट नहीं। अब जरा एक बात जरा समझो, यहां पर यहां पे क्या हो गया? हेयर 3 डिवाइड्स b, सो 3 डिवाइड्स, सॉरी यहां पर भाई 3 इंटू c² इक्वल टू b² है ना, तो 3 जो है b² को डिवाइड करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों इसके b² के फैक्टर हो गए। सो 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। सेम थ्योरम जो यहां पे किया है वही यहां पे किया है। देखो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये यहां तक तो आपको चलो स्टार्टिंग से एक बार बता देता हूं। 3√3 को a/b की फॉर्म में लिखा, स्क्वायर कर दिया, ये इधर आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई में पहुंचाया, a² आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल a² के इक्वल है तो 3a² को डिवाइड करेगा, तो 3 जो है a को भी करेगा, जो मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम 3 को a के इक्वल लिखेंगे तो 3 में किसी से मल्टीपल करेंगे, तो 3 इंटू सी इक्वल टू a। ठीक है, इसके बाद में मैंने अगेन दोनों तरफ स्क्वायर किया है, तो 9c² इक्वल टू a² आ गया। ठीक है, अब a² की वैल्यू यहां से हमने 3b² रख दी, 3 से इधर डिवाइड कर दिया, तो 3c² इक्वल टू b² आ गया। फिर अगर 3 इंटू c² इक्वल टू b² है, तो 3 डिवाइड जो है b² को भी करेगा और 3 जो है b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहां पे एक कंट्राडिक्शन आ गया, कुछ गलती आ गई। क्या गलती आ गई भाई? एक बात बताइए, यहां पर हमने a और b को क्या माना था? कोप्रैम। ए और बी यहां पर क्या है? कोप्रैम है। तो ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए 1 के अलावा। अब यहां पे क्या बात हो रही है भाई? 3 भी डिवाइड कर रहा है a को, यानी न्यूमरेटर को 3 भी डिवाइड कर रहा है और डिनोमिनेटर को भी 3 डिवाइड कर रहा है, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। हमने कहा था यहां पे जो माना था इनको कोप्रैम माना था, ये तो कोप्रैम नहीं हुए, यानी यहीं पे कंट्राडिक्शन आ गया। मतलब हमने रेशनल मान के इसको सपोज करके सॉल्व किया, तो हमारी खुद की बात इसमें गलत प्रूव हुई है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें एक स्टेटमेंट अब आपको लिखना है। क्या लिखना है? सिंस ए एंड बी आर कोप्राइम, सो ए एंड बी कैन नॉट हैव 3 एज कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि वो कोप्राइम है, इन दोनों में 3 जो है कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता। सो आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस इसके बाद में ये लिखते √3 इज एन इरेशनल नंबर। इतना लिखना है। ठीक है, चाहो तो मैं साइड से हो गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ओके डियर।